भगवान, साथ चाहिए तुम्हारा। कोर्स का नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है। वो एक आईपीएल अलग है, इंडियन प्रीमियर लीग। हमारे कोर्स का नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। और आईपीएल में हमको कितनी चीजें पढ़नी है? सर भूल गए सर आप। देखो, ऐसे इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको मालूम है हम बहुत बड़े वाले गजनी हैं। हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके कोर्स में क्या क्या है? सो यू हैव टू स्टडी पेटेंट। को पेटेंट पढ़ना है। दूसरा हमको और क्या पढ़ना है? ट्रेडमार्क्स। वी हैव टू स्टडी ट्रेडमार्क्स। देन वी हैव टू स्टडी copyrights. Then we have to study designs, and then we have to study geographical indication of goods. I'll repeat: patent, second; trademark, third; copyright, fourth; designs act, and fifth, geographical indication of goods. ये सारी चीजें अपने को डिटेल में पढ़नी है। तो आपके कोर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में कितने एक्ट्स रखे हुए हैं? 5। ठीक है। अब इन सारे एक्ट्स की कुछ रिलेटेड थ्योरीज भी हैं जो कॉमन है, उसको भी हम एक साथ कवर करेंगे। वी विल बी गेटिंग योर बुक्स टुमारो, डोंट हैव टू वरी। बुक्स के अलावा मैं सारी चीजें बुक्स के बिना अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। विल बी गेटिंग योर बुक्स टुमारो। उसके बाद फिर सिस्टमैटिकली रोज का क्लास वर्क, होमवर्क आपको मैं डिफाइन कर दूंगा। हमने स्टार्ट करा था पेटेंट से। फोन नीचे। हमने स्टार्ट करा था पेटेंट से, ठीक है। पेटेंट है कि पैंट है? पेटेंट है, ठीक है। ओके, अब पेटेंट के लिए हर किसी चीज का एक एक्ट होगा, तो इसका भी कौन सा एक्ट है? पेटेंट एक्ट है। हमने लास्ट सेशन में ये समझा था कि कौन कौन सी चीजों का पेटेंट हम करवा सकते हैं, कौन कौन सी चीजों का पेटेंट नहीं करवा सकते। याद करो, मैंने आपको नेगेटिव लिस्ट भी पढ़ाई थी। सो पेटेंट करवाने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर, क्या होना चाहिए? देयर शुड बी एन इन्वेंशन। एक नया इन्वेंशन होना चाहिए। आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी है, आपने कोई नई चीज क्रिएट करी है। तो इन्वेंशन और क्रिएशन के बेसिस पर हमने एक शब्द, एक वर्ड का डिस्कशन करा था, डिस्कवरी। क्या डिस्कवरी पेटेंट होता है? क्या डिस्कवरी पेटेंट होता है? डिस्कवरी को हम पेटेंट नहीं बोलते। ऐसी चीज जो सालों से घुमी हुई थी, हमने उस चीज को ढूंढ लिया और हमने बोला देखो ये चीज मैंने ढूंढी, इसका मुझे पेटेंट दो। आपको पेटेंट नहीं देंगे, क्या देंगे? शाबाशी, तालियां और हो सके तो अवार्ड, लेकिन आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट मतलब इस दुनिया में आप कोई नई चीज लेके आते हो आपके माइंड से, आपके इंटेलेक्ट से, उसी को हम इन्वेंशन बोलते हैं। एज दिस इन्वेंशन शुड बी न्यू इन्वेंशन। ऐसा नहीं कोई पुराना इन्वेंशन कर दिया। पुराना इन्वेंशन था, लोगों ने उसको यूज ही करना बंद कर दिया, आपने उस इन्वेंशन को वापस इजाद कर दिया, तो उसको हम पेटेंट नहीं बोलेंगे। पेटेंट उसका मिलता है जो आपने नया इन्वेंशन क्रिएट कराया। क्या ये बात समझ में आई? सर नया इन्वेंशन तो समझ में आ गया। फिर आपने एक एग्जांपल दिया था कि हमने एक मशीन बनाई जिसमें आप सर बोलो, उसमें लिखा हुआ था 100, 500, 2000। कोई क्लाइंट आपके पास आया, बोले यार 2000 रुपए के नोट दे। बोले कितने? बोले 4। बोले ले, बटन दबा दिया और 2000 नोट के छप गए। अब मुझे बताओ, क्या ये मशीन इन्वेंशन है? मतलब ऐसी मशीन जिससे आप नोट छाप सकते हो, मतलब ऐसी मशीन तो आरबीआई के पास भी नहीं है। आरबीआई को भी नोट छापने के लिए क्या चाहिए? प्लेट्स चाहिए रहती है। आप तो बटन दबाते हो और नोट निकल जाते हैं। क्या बात है, असली नोट से अच्छे कड़क नोट निकलते हैं। तो क्या ये इन्वेंशन है? हाँ, इन्वेंशन तो है, लेकिन क्या इस इन्वेंशन का पेटेंट मिलेगा? नहीं, ये इन्वेंशन एथिकल नहीं है। दिस इन्वेंशन इज नॉट एथिकल। तो आपके लिए एक नया इन्वेंशन होना चाहिए विच कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। बाप रे, बिना फुल स्टॉप के आपने बोला। लॉ ऐसे ही, फुल स्टॉप बहुत बाद में मिलता है अपने को। आप देख ही रहे होगे, श्रेयान सर फुल स्टॉप लगाते नहीं, कॉमा सेमीकोलन से काम चलाते हैं। कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस रहते हैं, राइट? सो आई विल रिपीट, हमारा इन्वेंशन नया होना चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ यूज फॉर पब्लिक वेलफेयर, और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होना चाहिए। ये कमर्शियल पर्पस क्या होता है? मैंने कोई इन्वेंशन करा, अगर आपको याद हो, मैंने उस टाइम एग्जाम्पल इस पेन का लिया था। मैंने बोला था मैंने ऐसा पेन बनाया जो ऑटोमेटिक बोर्ड पे जाएगा, लिखेगा और वापस मेरे हाथ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब तो कुछ भी हो सकता है यार, मोबाइल आ गया, कुछ भी हो सकता है अब तो। सो अब ये इन्वेंशन मैंने अपने लिए बनाया। मैंने सरकार को बोला इस इन्वेंशन का पेटेंट कर दो। क्या सरकार इस इन्वेंशन का पेटेंट करेगी? हाँ बिल्कुल। बोले बहुत अच्छा इन्वेंशन है, लेकिन सरकार एक शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी? कि अगर मनमीत सर आपको ये इन्वेंशन करवाना है तो इस इन्वेंशन के सारे नोट्स, आपकी पूरी इन्वेंट्री, आपका पूरा की पूरा जो रिसर्च है, आपको हमको बताना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोलती है सरकार? ताकि सरकार कॉपी कर ले,
ताकि सरकार कॉपी कर ले, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है कि मुझे मेरे इन्वेंशन का एडवांटेज वो 10 साल तक देगी। उन्होंने बोला आपने हमको आपकी रिसर्च सबमिट कर दी, 10 साल तक आपके इन्वेंशन का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, आपकी कॉपी हमारे पास सुरक्षित है, एक कॉपी आपके पास, एक कॉपी हमारे पास। तो 10 साल तक आप इस इन्वेंशन का मार्केट में प्रोडक्शन करो और पेन को बेचो। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या टीचर इस पेन को खरीदना चाहेगा, आप उससे रॉयल्टी लो। जैसे मैंने ये पेन का इन्वेंशन करा, अब मेरे पास प्रॉफिट कमाने के दो तरीके। पहला तरीका, मैंने खुद ही कंपनी डाल दी, मशीन खरीदी और मशीन से क्या बना रहा हूं, ये पेन्स बना रहा हूं और उसको बेच रहा हूं। क्या ये कमर्शियल पर्पस के दायरे में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरा, मैं तो सिर्फ साइंटिस्ट हूं, मैंने सिर्फ ये पेन बनाई, ये प्रोडक्शन वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने इस इन्वेंशन को असाइन कर सकता हूं। मैं अपने इन्वेंशन के प्रोडक्शन की परमिशन किसी कंपनी को दे सकता हूं। लेट्स से मेरे पास एक पेन बनाने वाली कंपनी आई, कोई अच्छी पेन बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ। पार्कर लिख लें, पार्कर, रेनल्ड्स एटसेट्रा। सो पार्कर और रेनल्ड्स दोनों मेरे पास आ गए। क्या मैं दोनों को परमिशन दे सकता हूं? दो क्या, 100 को परमिशन दे सकता हूं, मेरे ऊपर है। तो अभी फिलहाल हम अपने एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करते हैं कि मैंने परमिशन किसको दे दी, पार्कर पेन वालों को दे दी। अब पार्कर पेन वाले ये पेन बनाएंगे और जितने पेन सेल होंगे, हर सेल पर मुझे क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। हर सेल पर मुझे क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। अब दिमाग लगा के बताना, जब तक इसका पेटेंट है तब तक इस पेन का प्राइस मार्केट में ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका एक पार्ट रॉयल्टी का भी तो है। 10 साल बाद इस पर पेटेंट खत्म हो जाएगा। जैसे ही पेटेंट खत्म हुआ, अब ऐसी कंपनीज जिनको मैंने लाइसेंस नहीं दिया, क्या वो भी सरकार से मेरे इन्वेंशन की कॉपी डिमांड करके क्या इसको मैन्युफैक्चर कर सकती हैं? हाँ। तो 10 साल बाद ये पेन कॉमन हो जाएगा, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगी और इसका प्राइस कम हो जाएगा। ऐसी बल्ब के साथ हुआ था। जब बल्ब का इन्वेंशन हुआ होगा तो थॉमस एडिसन साहब को क्या इसका पेटेंट मिल गया होगा? उस टाइम बल्ब एक्सपेंसिव थे, अब उनके पेटेंट की लाइफ खत्म हो गई। ठीक है, अब बल्ब सारी कंपनीज बना सकती है, 10-10 रुपए में मिल रहे हैं। अब तो ऐसा हो रहा है 1 किलो गेहूं खरीदो साथ में एक बल्ब फ्री। ऐसी हालत हो गई है अब तो। वैसे ही अभी आप समझो एलईडी और सीएफएल अभी एक्सपेंसिव है, 250, 300, 350 का आ रहा है। क्यों अभी एक्सपेंसिव है? क्योंकि अभी उसकी पेटेंट की लाइफ खत्म नहीं हुई है। जैसे ही पेटेंट की लाइफ खत्म हो जाएगी, ये एलईडी और सीएफएल क्या ये भी सस्ती सस्ती हो जाएंगी? क्या ये भी 50-50, 40-40 रुपए में मिलेगी? इसलिए जो भी नई चीज आती है वो एक्सपेंसिव रहती है शुरू शुरू में। जैसे पेटेंट की लाइफ खत्म होती है तो रॉयल्टी बंद हो जाती है। रॉयल्टी बंद होती है तो कंपनी के लिए फिर ये सस्ता पड़ता है, कंपटीशन की वजह से आपको भी कुछ सस्ते में बेचेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है पेटेंट का। अब आ गई आपको बात समझ में? चलो, हमको एक्चुअली करना क्या है, हमारे पेटेंट को हमको रजिस्टर करवाना है। अगर हमको पेटेंट को रजिस्टर करवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा पेटेंट का? अभी इंपॉर्टेंट, अभी ये नई चीज पढ़ा रहा हूँ दोस्त, अभी तक मैं रिवीजन करवा रहा था, अभी नई चीज है। जो स्टूडेंट्स अभी अभी आए हैं करंटली, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी बैच में करंट अफेयर्स वाले आए हैं, अभी इन्होंने एंट्री मारी, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि नोट्स आपको कल कलेक्ट करना है धर्मेंद्र भैया से। कल 12 बजे आपको धर्मेंद्र भैया से सारे आईपीएल के नोट्स कलेक्ट करना है। उस पूरी एक बुक है जो आपको मिलेगी। तो मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नॉर्मल पढ़ाऊंगा नोट्स के साथ, फिर क्लास वर्क होमवर्क अपन कल से मेन शुरू करेंगे। आज मैं बड़ा सिंपल सा टॉपिक ले रहा हूं, पेटेंट की एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैंने अपना इन्वेंशन इंडिया में क्रिएट करा, अगर मैं इसका पेटेंट इंडिया में लूं क्या कोई मनाही है? नहीं सर, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर मैंने इंडिया में इन्वेंशन फाइल कर दिया तो क्या फॉरेनर कोई कॉपी कर सकता है? अगर मैंने अपना इन्वेंशन इंडिया में कॉपी कर लिया, क्या कोई फॉरेनर कॉपी कर सकता है? पॉसिबिलिटी है। पर यह भी हो सकता है, समझो मैंने ये इन्वेंशन करा पेन का, एक फॉरेनर टॉम क्रूज उसने कॉपी कर लिया, उसने कॉपी कर कर उसका इन्वेंशन इंडिया में बेच दिया मेरे कॉम्पिटिटर को। तो मेरे लिए तो दिक्कत होगी ना कि इन्वेंशन मैंने बनाया और उसने मेरे ही इन्वेंशन को इंपोर्ट कर लिया और मेरे से कम प्राइस में वो मार्केट में सेल कर रहा है। तो ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि इसमें अनएथिकल चीजें बहुत सारी चलने लग गई थी। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज साथ में आई और साथ में इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा। आई रिपीट,
बहुत सारी कंट्रीज साथ में आई और साथ में इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा। उस अग्रीमेंट का नाम क्या है? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस अग्रीमेंट का नाम क्या है? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। सिर्फ समझो, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में एज इट इज लिखा है, ये आपके नोट्स ही हैं, डोंट वरी। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। ट्रीटी मतलब क्या है? ट्रीटी मतलब क्या है? अग्रीमेंट। कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर। तो ये मिलजुल कर अग्रीमेंट किस कॉन्सेप्ट के लिए करा है? पेटेंट। तो नाम समझ में आ गया, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। यहां पर सारी कंट्रीज ने बोला है कि एक इन्वेंटर अगर अपने देश में और अलग अलग देश में एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसके पेटेंट रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लग जाता है। उसके पेटेंट रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लग जाता है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंतर्गत इन्वेंटर एक ही कंट्री में क्या फाइल करेगा? आई रिपीट, एक सिंगल एप्लीकेशन देगा। उस सिंगल एप्लीकेशन से उसका पेटेंट का रजिस्ट्रेशन पूरी दुनिया में हो जाएगा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन हर कंट्री में फॉरवर्ड होगी। सो आपको ये बताना पड़ेगा ऑफिसर को कि आप आपके पेटेंट को इंडिया में रजिस्टर करना चाहते हो कि पूरी दुनिया में रजिस्टर करना चाहते हो। सर ऐसा क्यों? हर कोई चाहेगा कि पूरी दुनिया में रजिस्टर हो जाए। ऐसा नहीं है। किस पर डिपेंड करेगा? अगर आपने सिर्फ इंडिया में फाइल करा है तो इंडिया के हिसाब से फीस लगेगी। भाई अगर अपन अपने पेटेंट को रजिस्टर करें तो पैसा भी तो लगेगा, फीस भी तो लगेगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में रजिस्टर करवा रहे हो तो क्या हर कंट्री की फीस लगेगी? नेचुरली यस। तो यू हैव टू सी कि क्या आपके पास इतना पैसा है, उसको अफोर्ड कर पाओगे क्या पूरी दुनिया के में पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाना? यू हैव टू डिसाइड। हाँ, वापस मैं आता हूं इस ट्रीटी पर। इस ट्रीटी में आपने एक सिंगल एप्लीकेशन दी पेटेंट की, तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज अ डोमेस्टिक एप्लीकेशन और एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन। डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब सिर्फ इंडिया में फाइल कर रहे हो। इंटरनेशनल एप्लीकेशन मतलब आप ये पेटेंट पूरी दुनिया में ले रहे हो। दैट इज एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन। अभी इंटरनेशनल एप्लीकेशन किस में आएगा? पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में आएगा। सो यहां पर आपका पूरी दुनिया में एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी, पूरी दुनिया में आपका पेटेंट रजिस्टर हो जाएगा, सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ईच कंट्री। सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ईच कंट्री। आपने आपकी कंट्री के अंदर एक इन्वेंशन करा, आप इसी इन्वेंशन को अफ्रीका में भी रजिस्टर करना चाहते हो। पता चला आपका इन्वेंशन अफ्रीका में बैंड है, तो क्या अफ्रीकन कंट्री आपके इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन करेगी? नहीं करेगी। तो जरूरी नहीं है कि सिंगल एप्लीकेशन की तो रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा। अलग अलग कंट्री के जो पेटेंट ऑफिस है वो अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। उनके रूल्स के मुताबिक अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है इन्वेंशन का, तो वो आपके इन्वेंशन का पेटेंट दे देंगे। समझ में आया पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी क्या होती है? पक्का? अब दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर एप्लीकेशन के प्रोसीजर को समझेंगे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल्ड है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई अगेन रिपीट, सिर्फ आज आपको बाबा रामदेव का प्रवचन सुनना है, कल सारे नोट्स आपके सामने रहेंगे। ठीक है? इतनी सारी चीजें नोट करोगे कोई सेंस नहीं है, सारी चीजें नोट करना। मैं आज सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, दिमाग लगाना आप। एवरीथिंग इज इंटेलेक्ट। ठीक है? अब मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं। जब मैंने इन्वेंशन स्टार्ट करा करना, मतलब मैंने अभी पेन का इन्वेंशन करा नहीं है, अभी मेरे पास आइडिया आया है कि मैं ऐसा पेन बनाऊंगा और मैंने रिसर्च चालू कर दी है, लेकिन रिसर्च अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो पहले क्या होता था कि मैं जब रिसर्च कर रहा होता था, मुझे रिसर्च करते हुए 2 महीने हो गए, पता चला उन 2 महीने में और किसी ने मेरी रिसर्च का आइडिया लेकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ये और किसी मतलब कोई भी दूसरा पर्सन हो सकता। अभी दूसरे पर्सन के पास ये नॉलेज कैसे पहुंचा? या तो अनएथिकल तरीके से, मतलब यूं मान के चलो, या तो उसने मेरा रिसर्च चुरा लिया लेकिन मैं प्रूव नहीं कर सकता, या मैं रिसर्च के लिए कुछ असिस्टेंट्स रखता हूं, हो सकता है उसने मेरे असिस्टेंट को खरीद लिया होगा और मेरे रिसर्च की कॉपी वहां चली गई। तीसरा, साइमल्टेनियसली आइडिया उसको भी आ गया। ये समझो मैंने बोला यार यार आज पढ़ेंगे नहीं पार्टी करेंगे, ऐसा आइडिया तुमको भी आया, बोले हाँ सर पढ़ेंगे नहीं पार्टी करेंगे। तो एग्जाम्पल है बेटा। तो अपन दोनों एक चीजें सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खूब मस्ती करता हूं मैं, तुम मना कर दोगे सर बस पार्टी बंद करो, पढ़ाओ, इतनी पार्टी करते हैं अपन। एनीवेज, आज पहला लेक्चर है, आज तो पढ़ लो, पार्टी वार्टी आगे हो जाएगी। ठीक है? सो एक और, क्या 2 पर्सन को एक जैसा आइडिया साइमल्टेनियसली आता है? बिल्कुल आ सकता है।
स्कूल में वैलेंटाइन डे पे 10 लड़कों को एक ही बात दिमाग में आती है कि आज इसको प्रपोज करेंगे। ये बात समझ में आ रही? अब तुम रिसर्च कर रहे हो कि शाम को प्रपोज करेंगे, 11 बजे किसी ने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल दी। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा क्या हो जाता है? यस। तो मे बी इट इज पॉसिबल कि कोई भी अनएथिकल तरीका अडॉप्ट नहीं हुआ हो, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को एक साइमल्टेनियस आइडिया आ गया। उसने क्या करा, मुझसे जल्दी रिसर्च कंप्लीट कर कर एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब मुझे बताओ, क्या मेरी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी? नहीं, उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मेरे रिसर्च का तो हालत खराब। तो ऐसे केसेस में अभी पेटेंट लॉ में, पेटेंट एक्ट में डेवलपमेंट हुआ। पेटेंट अथॉरिटीज ने बोला कि साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स, भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई आइडिया आ गया तो आप आपके आईडी का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अभी आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है तो आप आपकी आधी अधूरी रिसर्च के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप आधी अधूरी रिसर्च के साथ अप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, जो कंप्लीट नहीं है। तो मेरे पास पेन बनाने का आइडिया आया, रिसर्च पेपर्स हैं, आधी अधूरे हैं, टेस्टिंग वगैरह बाकी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? एप्लीकेशन के साथ में एक डॉक्यूमेंट अटैच करूंगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। जैसे ही आपने ये डॉक्यूमेंट लगाया, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को ये मालूम पड़ जाएगा कि आपकी रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी रिसर्च अभी चल रही है, लेकिन आप इसको बुक कर रहे हो। आप आपके इन्वेंशन को रजिस्ट्रेशन के लिए बुक कर रहे हो ताकि और कोई बुकिंग नहीं कर दे। पर्पस समझ में आया अच्छे से? अब जब हम अपनी एप्लीकेशन के साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देते हैं तो इस प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या? ये कंटेंट्स याद करने पड़ेंगे? यस। है इजी, लेकिन क्या याद करने पड़ेंगे? यस। क्या क्या है जरा समझें। पहला, यू हैव टू गिव डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग नेचर ऑफ इन्वेंशन। आप क्या कर रहे हो, किसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब प्रूफ अटैच करने की लिख के देना है? लिख के देना है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्शन। किसी को रेज्यूमे भेजते हैं अपन शादी के लिए, जॉब के लिए, तो खुद चले जाते हैं कि रेज्यूमे ईमेल पे सेंड करते हैं? बस वो डिस्क्रिप्शन होता है, आप अपने बारे में बताते हो। वैसे यहां पर आप आपके इन्वेंशन के बारे में बताओगे, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। क्लियर? सेकंड, इट डज नॉट कंटेन कंप्लीट डिटेल्स। यार बताओ, अगर रिसर्च कंप्लीट हो जाती तो क्या हम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करते? नहीं। फिर क्या फाइल करते? जो सर अभी आप पढ़ाने वाले उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो यहां पर कंप्लीट डिटेल्स आ ही नहीं पाएगी क्योंकि रिसर्च अभी कंप्लीट हुई नहीं है। क्लियर? थर्ड, it is useful for determining priority date, that is date of filing patent application. What do you mean by priority date? What do you mean by priority? तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटी है? CS की पार्टी? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो यू हैव टू डिसाइड प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है? मेरी वाइफ की मेरी गर्लफ्रेंड? वो ऑप्शन ही नहीं है। सो आंसर मैं नहीं दे रहा। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ योर लाइफ। ये हम समझते हैं क्या? बस वैसे ही अगर हम रिसर्च कंप्लीट होने के पहले अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, वी डिसाइड द प्रायोरिटी डेट। जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाओगे उस दिन को हम क्या बोलेंगे? प्रायोरिटी डेट। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन आपको कौन सी डेट से मिलेगा? आपका रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट से मिलेगा? जिस दिन आपने एप्लीकेशन विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करा। अब यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो हमको पढ़ने से भी मालूम नहीं पड़ता। आई रिपीट, लॉ ऐसे ही है, लॉ इज हिडन। आपको लॉ को क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेट, जो मैंगो पीपल नहीं कर पाते, आम आदमी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी इंपॉर्टेंस है। CS, CA, CMS, CWS की इंपॉर्टेंस क्यों है? इंटरप्रिटेशन। हमारे लॉ इतने टफ हैं, इनकम टैक्स लॉ हो गया, SL हो गया, जितनी लॉ की इतनी लैंग्वेज टफ है कि अगर किसी ने लॉ पढ़ लिया तो शादी आसान लगती है उसको। ऐसा हो जाता है इसमें, है ना? सो आम आदमी इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, अपन इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। देखिए इंटरप्रिटेशन बड़ा अच्छा, मजा आएगा आपको। व्हाट डू मीन बाय दिस इंटरप्रिटेशन?
अगर बाय चांस ये प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं होता तो बताइए हम हमारे इन्वेंशन को रजिस्टर कब करवाते? आई रिपीट माय क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, तुम आपस में जनरल लैंग्वेज में बात करनी है, लॉ की लैंग्वेज पे भी मैं आ ही नहीं रहा हूं। अगर बाय चांस ये प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाले नाटक नहीं होते तो हम हमारे इन्वेंशन को रजिस्टर कब करवाते दोस्त? जब कंप्लीट होता है ना। मैं उसके पहले जा ही नहीं सकता था, बोले भाई ऐसा ऐसा पेन बना रहा हूं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या बोलती? बना के ला। बोले सब बनने वाला है, बना के ला। सर ऐसा होगा, बना के ला, प्रूव कर देंगे पेटेंट। पहले सब कुछ ऐसा था। तो अब एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैंने वो पेन बनाया, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बना के ला, मैंने बना के लाया। तो उस दिन मैंने उसको ये पेन बताया, 14 फरवरी थी उस दिन। 14 फरवरी को मैं गया और मैंने बताया देखो सर ये पेन वहां गया और ये आ गया। बोले हाँ यार ये तो बहुत अच्छा पेन है, लो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करता हूं पेटेंट का। कब? 14 फरवरी। उसने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कब करा? 14 फरवरी। अब 14 फरवरी से गिना जाएगा रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड, मतलब यहां से देखे जाएंगे 10 साल। जिस दिन हमारा पेटेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन 10 साल देखे जाएंगे कि 10 साल तक आप आपके इन्वेंशन को एंजॉय करो। आपको 10 साल तक आपके इन्वेंशन का क्या मिलेगा? आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी, तुम करोड़पति। इनडायरेक्टली वो ऐसा बोल देता है। अब देखो ये वाले नाटक आ गए, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अब मुझे मालूम है कि मेरा इन्वेंशन कंप्लीट कब होगा? 14 फरवरी को। लेकिन अभी मैंने क्या करा? अपने इन्वेंशन को पहले ही रजिस्टर कर दिया। अपने इन्वेंशन को प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ पहले ही रजिस्टर कर दिया। कब रजिस्टर करा? आज तारीख क्या है दोस्त? 18। तो ये हो गया 18 सितंबर। अब 18 सितंबर को रिसर्च खत्म हुई क्या? नहीं। तो 18 सितंबर को मैंने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी, साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा दिया? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। रिसर्च कंप्लीट कब हुई? 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को जो बची कुची या कंप्लीट डिटेल्स है, क्या मैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को ये भी दे दूंगा? अब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, तो अब रजिस्ट्रेशन हो गया पेटेंट का। कितने साल के लिए होगा? 10 साल के लिए। लेकिन 10 साल गिने कहां से जाएंगे? 18 सितंबर से, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायोरिटी डेट। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। क्या ये एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है? सो डेट ऑफ फाइलिंग प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड प्रायोरिटी डेट। आपका रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा? प्रायोरिटी डेट से। जब आपकी रिसर्च खत्म होगी 14 फेब को, वहां से नहीं माना जाएगा। अब आप ये चीज पूछ सकते हो सर इसमें तो नुकसान है हमारा, 14 फरवरी से नहीं, वो नहीं हो सकता, उसके रूल्स में पढ़ेंगे। 14 फरवरी से 10 साल गिनना है। अब अगर मैं 18 सितंबर से 10 साल गिनता हूं तो क्या 4-5-5-6 महीने की रॉयल्टी का नुकसान है? हाँ, लेकिन कम से कम इन्वेंशन तुम्हारे नाम पे सिक्योर तो हो रहा है, तो इतना नुकसान तो दोस्त उठाना पड़ेगा। तुम रॉयल्टी का रेट बढ़ा दो ना, उसको बोलो 10 की जगह 15% रॉयल्टी लेंगे, बात खत्म। नुकसान ऐसे पूरा कर लो, कम से कम है तो सही तुम्हारे। प्रायोरिटी डेट समझ में आया? डोंट वरी, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर शब्द लिखा था प्रायोरिटी डेट, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये लॉ का इंटरप्रिटेशन सब बच्चों को समझ में आया? यस और नो? बहुत बढ़िया। आगे, सो नाउ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी डेट। इन दोनों में प्रायोरिटी डेट क्या है? 18 सितंबर की 14 फेब? 18 सितंबर इज योर प्रायोरिटी डेट। हमारा जो पेटेंट का पूरा टेन्योर है कब से देखा जाएगा? 18 सितंबर और 14 फेब? 18 सितंबर। इतना क्लियर हुआ? आगे, इट इज फाइल्ड फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन व्हेन रिसर्च इज इनकम्प्लीट। हमको हमारे पेटेंट को प्रोटेक्ट करना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके आइडिया को कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, तो फिर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मत फाइल करो। लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, नहीं यार अपन ने आइडिया तो लाया, लेकिन ये असिस्टेंट है ना, ये इन पे भरोसा नहीं है अपने को, या फिर ये ऐसा आइडिया है जो कॉमनली किसी को भी आ सकता है, सो यू आर इनसिक्योर। इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? आइडिया के साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर देते हैं, हमारी रिसर्च इनकम्प्लीट होती है, हम हमारे पेटेंट का प्रोटेक्शन ले लेते हैं ताकि और कोई बाद में नहीं चले जाए। समझ में आ गया? पक्का? ओके। कंप्लीट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड व्हेन रिसर्च इज कंप्लीट। 18 सितंबर को हमने इनकम्प्लीट डिटेल्स दी थी, बताओ कंप्लीट डिटेल्स कौन सी तारीख को देंगे? 14 फेब को, जब हमारी रिसर्च पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। एंड लास्ट, पेटेंट वैलिडिटी
स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, जो कि अभी हमने ली थी। हमारी डेट क्या थी, प्रायोरिटी डेट 18 सितंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन के बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ सकता है एग्जामिनेशन। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डन? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है हमारा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब बिना पढ़े बताओ क्या पढ़ाऊंगा? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मतलब सर रिसर्च आपकी कंप्लीट हो गई है। जैसे रिसर्च कंप्लीट हो गई है आप रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाओगे, क्या बोलोगे? साहब रिसर्च कंप्लीट हो गई है, पहले हमने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करी थी, ये इसकी कंप्लीट डिटेल्स। उन कंप्लीट डिटेल्स को क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसका भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, देखें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ओके, यू हैव टू प्रोवाइड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन। ये कंप्लीट हुआ, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। अगर आपने इन्वेंशन का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पेटेंट ही ग्रांट नहीं करेगी। सर उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने पूरा दिया है नहीं दिया है? वो एक्सपर्ट से चेक करवाता है। अगर एक्सपर्ट ने बोला पूरा दिया ही नहीं, मतलब अगर हम इसको बनाना चाहे तो हम बना ही नहीं पाएंगे, मतलब उसने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट रिसर्च पेपर देना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड, यू हैव टू गिव यूजेस ऑफ इन्वेंशन, मिस यूजेस नहीं। क्या देने पड़ेंगे, यूजेस। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं इन्वेंशन बना रहा हूं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पूछेगा क्यों बना रहा हूं, ऐसे इसका यूज कुछ नहीं, तो वो बोलेगा ठीक है भाई फिर अपने पास ही रख, पेटेंट का इन्वेंशन का, आपको इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो फॉर यूजेस, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो पेटेंट है किसके काम आना चाहिए, सोसाइटी के, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, और उसका प्रोडक्शन फीजिबल और वाइबल होना चाहिए। इसलिए हमको इन्वेंशन के यूजेस देने पड़ते हैं। ठीक है भाई। थर्ड, जैसे एलईडी का इन्वेंशन आया तो उसके यूजेस क्या है, क्या बोला होगा? बोले साहब उससे रोशनी होगी, बोले तो ट्यूबलाइट और बल्ब दे रहे हैं। फिर क्या बोला होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, इसलिए वो पेटेंट है, दैट वाज यूज, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। कैसे? यही तो है रिसर्च में, आपको बता दिया कैसे, फिर मतलब क्या? बोले अच्छा अच्छा तेरे को पेटेंट देते हैं, अब बता। बोले ये देखो, आ रही है बात समझ में? ओके, नेक्स्ट, मेथड्स अडॉप्टेड। तुमने अपनी रिसर्च के लिए मेथड कौन सा अडॉप्ट करा, मतलब सीधी सी बात है, वो बोल रहा है अपना डिस्क्रिप्शन पूरा दो। नेक्स्ट, बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग। अब मुझे बताओ प्रपोज करने के कितने तरीके होते हैं? बहुत सारे, बताओ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो डायरेक्ट होता है आई लव यू, और दूसरा क्या होता है भाई, कुछ शायरी वायरी पढ़ ली, है ना, तेरी आंखों में मैं डूब जाना चाहता हूं, तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूं, छपा डूब गया। चलो एनीवेज। और तीसरा क्या है, लेटर लिख लिया, जीमेल कर लिया, ईमेल कर लिया, फीमेल कर लिया, ऐसा कुछ, फीमेल नहीं सिर्फ ईमेल और जीमेल। तो तरीके बहुत सारे होते हैं। वैसे ही एक इन्वेंशन को परफॉर्म करने के मेथड्स बहुत सारे होते हैं, आपको सारे मेथड्स बताने पड़ेंगे। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि उस इन्वेंशन को परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इन्वेंशन। हमारे देश में ये इन्वेंशन का स्कोप क्या है, ये कितना कमर्शियली वायबल होगा, इससे कितनी इनकम जनरेट होगी, इससे कौन कौन से सेक्टर्स और कैटेगरी को फायदा पहुंचेगा, मतलब आपको यहां तक सोचना रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंशन इफ एनी। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल इंफॉर्मेशन? कुछ केमिकल लोचा हो, कौन से एपरेटस में कौन से केमिकल को कितना हीट अप करना है, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी उसमें यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज करना है, सब यहां बताना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल इंफॉर्मेशन इफ एनी। इसका मतलब हर इन्वेंशन में जरूरी नहीं है कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो तो बताओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्लियर? आगे, इट इज ओनली फाइल्ड व्हेन रिसर्च इज कंप्लीट। रिसर्च कंप्लीट हो 100% तो ही फाइल करना, अदरवाइज नहीं। आगे, description must relate to a single invention or to a group of inventions linked so as to form a single invention concept। यार ये क्या है? बाय चांस आप मल्टीटास्किंग हो, व्हाट डू मीन बाय मल्टीटास्किंग? जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं, क्या ये मल्टीटास्किंग है? सर वो नहीं, अब वो तो हम करते हैं। अब पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप चेक करते हो, कर ही लेते हो, कर रहे होगे,
दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। वैसे ही अगर एक साइंटिस्ट है जो एक ही टाइम पर 7 इन्वेंशन एक साथ कर रहा है, तो अगर पेटेंट फाइल करना है तो अलग अलग इन्वेंशन की पेटेंट एप्लीकेशन अलग अलग रहेगी। अलग अलग इन्वेंशन की पेटेंट एप्लीकेशन अलग अलग रहेगी। लेकिन वो ये बोल रहा है कि अगर बाय चांस 7 में से 2-3 इन्वेंशन एक जैसे हों, दे आर लिंक्ड टुगेदर, तो उनको आप ग्रुप ऑफ इन्वेंशंस में ले आओ और ग्रुप ऑफ इन्वेंशंस की एक ही एप्लीकेशन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन्वेंटिंग समथिंग इन फूड सेक्टर एंड अनदर इन आईटी सेक्टर। अब क्या आईटी और फूड को मिला दोगे? क्या नहीं, फूड सेक्टर के एप्लीकेशन अलग, आईटी सेक्टर के एप्लीकेशन अलग। लेकिन फूड सेक्टर में तुम 3 इन्वेंशन एक साथ कर रहे हो। नूडल्स कैसे बने, मैगी कैसे बने, और सेवैयां कैसे बने। पहले 2 समझ में आया ना, नूडल्स और मैगी? ओके, बस वो काफी है तुम्हारे लिए। ये घर की एक चीज होती है सेवैयां, जो घर पे निकलती है। आई गेस जब ईद आती है तो ईद पे जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं वो सेवैयां बड़ी टेस्टी बनाते हैं ना, मीठी ईद पर ऐसा होता है। अब समझे सेवैयां क्या होती है, गूगल करना। एनीवेज, तो तुम 3 चीजों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अभी नूडल्स, मैगी और सेवैयां क्या एक ही कैटेगरी में आती है? हाँ बिल्कुल, लगभग एक ही कैटेगरी में आती है। तो इन तीनों को कंबाइन करके इनका ग्रुप बना के इसकी एक सिंगल एप्लीकेशन भी आप दे सकते हो, राइट? तो समरी क्या है, अलग अलग इन्वेंशन का पेटेंट एप्लीकेशन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अगर आपके इन्वेंशन लिंक हैं आपस में, तो लिंक्ड इन्वेंशन को ग्रुप बना लो और उस पूरे ग्रुप की एक एप्लीकेशन दे दो, चलेगा। ठीक है भाई? नाउ आखिरी क्या दिख रहा है, इफ द एप्लीकेशन पर्टेन्स टू बायोलॉजिकल मटेरियल obtained from India, the applicant is required to submit permission from National Biodiversity Authority any time before the grant of patent. ये क्या है सर? What do you mean by biological material? Biological material क्या होता है? आपने नाम सुना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर इन्वेंशन करा, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई इन्वेंशन करा, ठीक है? सो जैसे ही आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के इन्वेंशन का पेटेंट अप्लाई करा, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल मटेरियल। आपको इसकी परमिशन और कहां से लेनी पड़ेगी? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। तो आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के टाइम परमिशन नहीं ली थी, रजिस्टर्ड अथॉरिटी ने बोला चलेगा, अभी परमिशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब बेटा तुम कंप्लीट डिटेल्स फाइल करो, उन डिटेल्स के साथ मुझे ये एप्लीकेशन दे देना। बोले ठीक है साहब, दे दूंगा। 14 फेब को उसने कंप्लीट डिटेल्स दी, ठीक है? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चेक कर रहा था, एग्जामिनर चेक कर रहा था, बोले यार इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सर्टिफिकेट लगना था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वो नहीं है। बोले हाँ सर वो नहीं है, लेकिन मैं दे दूंगा 3-4 दिन में। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड। इसने बोला है ये परमिशन कब देना? एनी टाइम बिफोर ग्रांट ऑफ पेटेंट, नॉट एनी टाइम बिफोर ग्रांट ऑफ, नॉट एनी टाइम बिफोर फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। भाई जैसी एप्लीकेशन फाइल करिए, ऐसे थोड़ी एप्लीकेशन दो पेटेंट लो, जूते दो पैसे लो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर उसने एप्लीकेशन दी है तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एप्लीकेशन के बाद हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 2 महीने के अंदर पेटेंट अलॉट करे। उसने बोला सब सारी डिटेल्स है, लेकिन ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बोल रहे हैं कि हमको ये सर्टिफिकेट वो लेट्स से 21 जुलाई को दे देंगे। 14 जुलाई को फाइल करा मैंने कंप्लीट डिटेल्स, 21 जुलाई तक क्या आ जाएगा? सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेता है, वो बोलता है ठीक है भाई देख, पेटेंट तेरे को ग्रांट करने में हमारे पास 25 दिन का टाइम है, 25 दिन के पहले हमको ये सर्टिफिकेट ला दे, नहीं तो तुम्हारी एप्लीकेशन को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? लॉ में क्या शब्द लिखा हुआ है? एनी टाइम बिफोर ग्रांट ऑफ पेटेंट आपको ये सर्टिफिकेट लाके रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को देना पड़ेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट हो गया ये। एंड लास्ट, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप। आखिरी पॉइंट क्या है? डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप। बताओ दोस्त, इन्वेंटर मतलब कौन? जिसने इन्वेंट करा है, तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने पूरे होशोहवास में सत्यापित करता हूं दैट आई एम द फर्स्ट एंड द ट्रू इन्वेंटर ऑफ दिस इन्वेंशन। डिक्लेरेशन मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन। आप करते हो ना आपकी एग्जामिनेशन में, या फिर जब सीएस का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन फॉर्म।
that I, Manmeet Arora, declare that I am solemnly responsible for this act. नीचे साइन, that is called a declaration. ऐसा declaration और किसको देना पड़ेगा? इन्वेंटर को. ये declaration तब काम आता है बाय चांस आपने किसी का फॉर्मूला चुराया हो, तो रजिस्टर्ड अथॉरिटी बोलती है देख तूने डिक्लेरेशन दिया है, मतलब ये डिक्लेरेशन झूठा है, तेरे खिलाफ हम केस करेंगे. अब आगे बात समझ में. सो ध्यान रखना दोस्त, ये पेटेंट में जो बेसिक्स हैं, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स और डिफरेंस दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डिटेल्स और डिफरेंस दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब हमारा बेस बन गया है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का बेस बन गया है. इस बेस के बाद हम एप्लीकेशन प्रोसीजर को जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा. होता क्या है, अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीजर को अभी स्टार्ट कर देते तो उसमें ये सारे शब्द आते, प्रायोरिटी डेट, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तो बड़ा कंफ्यूजन हमको हो जाता. या फिर उसमें आता पीसीटी, फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी. यार अभी पढ़ा था पीसीटी का फुल फॉर्म पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी. अब अगर उसमें ये शब्द आता, क्या हमको एप्लीकेशन प्रोसीजर समझ में आता? क्या अब समझ में आएगा? यस. बट डोंट वरी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी आपके पास बुक्स नहीं है. कल बुक्स लेंगे तो जाके हम एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा शुरू करेंगे. प्लीज कलेक्ट योर बुक्स टुमारो फ्रॉम धर्मेंद्र भैया आफ्टर 12 PM. जो कल बैच लगेगा वो अब 1:30 बजे अपन बुक्स के साथ पढ़ेंगे. ठीक है. थैंक यू. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. बाय बाय.